अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। कोई नए लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है? केपी से दोबारा इस्लामाबाद की तरफ एक नई चढ़ाई की तैयारी हो रही है? नहीं, लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, चढ़ाई की तैयारी नहीं हो रही मेरी मालूमात के मुताबिक। अच्छा, चले हम वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन लॉन्ग मार्च की क्या तैयारी है? लॉन्ग मार्च का प्लान ये किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो लीडरशिप है उन्होंने बैठकर आपस में मुशावरत की, मुख्तलिफ तरह की आरा आई, एक मीटिंग हुई और उसमें फिर ये तय पाया कि हम 5 अगस्त को एक जलसा करेंगे और उस जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली मेरी इत्तला के मुताबिक वो अक्टूबर के शुरू की कोई तारीख़ दी जाएगी जिसमें कि लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भर से अपने कारकुनों को, अपने हमदर्दों को, अपने अपने हम ख्यालों को दावत देगी कि वो आएँ और इस पुरअमन लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तो अब इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ज़ाहिर है उनके ऊपर बहुत सा दबाव था, कारकुनों का भी दबाव था कि वो कुछ कर नहीं रहे। महमूद अचकज़ई साहब पर भी शिकवा था कि उनको इख्तियार दिया गया है कि वो लॉन्ग मार्च यानी वो एहतजाज करने का फ़ैसला करें या मुज़ाकरात करने का फ़ैसला करें, और महमूद अचकज़ई साहब दोनों ही नहीं कर पा रहे, तो उनसे भी पीटीआई के शिकवे थे। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने तौर पर यह फ़ैसला किया है और अब वो इस फ़ैसले के बाद मेरा ख्याल है कि 5 तारीख को शायद कोई तारीख़ दे दें। अच्छा, नहीं, अब सूरत हाल ये कि 5 तारीख को वो तारीख दे देंगे, तो ये लॉन्ग मार्च किसका इनिशिएटिव है? बैरिस्टर गौहर का इनिशिएटिव है, अलीमा खान का इनिशिएटिव है, ये असद किसका इनिशिएटिव है? क्योंकि आप कह रहे हैं महमूद खान अचकज़ई का तो नहीं है जी, फिर ये किसका इनिशिएटिव? जी ये मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब का इनिशिएटिव है और उन्होंने जो मीटिंग हुई है उसमें बाकी लोगों को अपना हम ख्याल बनाया, उसके लिए उन्होंने कन्विंस किया। कुछ लोग इस पर आमादा नहीं थे और ख़ास तौर पर असद कैसर साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च हमें नहीं करना चाहिए। पार्टी की दीगर जो क़यादत थी जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, शायद सलमान राजा साहब का भी ये मौक़िफ़ रहा कि लॉन्ग मार्च तो करना चाहिए लेकिन हमें तारीख़ फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए। हम तारीख़ जाकर दें सितंबर के आखिर में, या जब हमें करना है तो उससे कुछ दिन पहले दे दें, अभी तारीख़ ना दें। शायद उनके जहन में ये बात हो कि हो सकता है कि हमारा बातचीत का कोई अमल शुरू हो जाए, शायद बैरिस्टर गौहर के जहन में ये बात हो। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान राजा और असद कैसर और बाकी जो लोग थे, उनसे राय मुख्तलिफ सुहेल आफरीदी साहब की ये थी कि नहीं, हमें अभी तारीख़ भी दे देनी चाहिए ताकि हम यकसू हो सकें, क्योंकि इससे पहले कई इस तरह की मुबहम बातें की गई और वो नतीजा खेज़ नहीं हो सकें, तो फिर कारकुनों का बहुत ज़्यादा उस पर रद्दअमल आया। तो सुहेल आफरीदी इसलिए चाहते हैं कि 2 महीने क्रिटिसिज्म सहने की बजाय हम वाज़ेह तारीख़ दें ताकि लोगों को भी पता हो कि हमने लॉन्ग मार्च ही की तारीख़ दी है और लॉन्ग मार्च करना है, तो उसके लिए प्रेपरेशन पर उसी तरह से हो। ये गुमगू की कैफियत में लोग ना रहें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं, इन्होंने ऐसे ही बस लोगों का प्रेशर कम करने के लिए तो नहीं कह दिया। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था मीटिंग के अंदर, और उनकी बात को फिर मुकद्दम जाना गया और या उन्होंने अपनी बात मनवा ली सुहेल आफरीदी साहब ने, और बाकी पार्टी जो है यानी अब उनकी हम ख्याल है। आपने अलीमा खान का जिक्र किया, अलीमा खान तो पहले दिन से ही कह रही हैं कि एहतजाज करें, ज़ोरदार एहतजाज के बगैर कोई मसला हल नहीं होगा, तो उन्हें तो शायद इस लॉन्ग मार्च पर कोई एतराज़ ना हो। नहीं, पर आप ये देखें ना कि वाई अक्टूबर, अगस्त या सितंबर क्यों नहीं? पहले तो इमरान खान ने तमाम लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को किए हैं, आपको याद है, वो 2014 वाला भी, पहले भी। तो वाई नॉट अगस्त सितंबर? क्यों 2 महीने बाद अक्टूबर में? बीच में कुछ देखना है कि शायद बात हो जाए, कोई मामला हो जाए, दबाव में आ जाए हुकूमत। ये वजह भी हो सकता है, हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वजह ये होगी, आपने 14 अगस्त 2014 की बात की है, तब वो लॉन्ग मार्च लाहौर से चला था। अब ये खैबर पख्तूनख्वा से चलना है। वैसे तो लाहौर और कराची के लोगों को भी दावत दी जाएगी इसमें, और लाहौर को मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब लीड करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों बारिशें हैं, कोई सैलाबी सूरत हाल के ख़दशे भी हैं, फिर लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। मेरा ख्याल है कि अगस्त को तो मानसून की वजह से निकाला जाएगा और सितंबर को रखा जाएगा तैयारियों के लिए, और इस दौरान जो प्लान है वो ये है कि अगस्त और सितंबर में रैलियाँ निकाली जाएँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जाएँ, स्ट्रीट मूवमेंट की जाए, और इस तरह से जो है वो एक माहौल बनाया जाए लॉन्ग मार्च के लिए। तो लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए एक हाइप भी तो बनानी होती है ना, कोई भी सियासी जमात करेगी तो अपने कारकुनों को वक्त भी देगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 2 महीने में फिर वो जो टाइगर फोर्स बनी है उसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, कुछ मुख्तलिफ तरह के जो विंग्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एक्टिविटीज़ होंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एक बना के
एक माहौल बना के, और मेरा ख्याल है कि फिर ये अक्टूबर की तरफ आना चाहते हैं। मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, मेरी किसी से बात नहीं हुई इस बारे में, इसके वाई अक्टूबर। और फिर अक्टूबर में मौसम साजदार हो जाता है, अगर आपने धरना देना हो या लॉन्ग मार्च करना हो तो वो थोड़ा सा हब्स का मौसम भी निकल जाता है, गर्मी का मौसम भी निकल जाता है। अक्टूबर नवंबर जो है वो इस तरह के एहतजाज के लिए ज़्यादा साजगार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वजह हो सकती है। तो धरने का भी प्रोग्राम है, डी चौक पे धरना भी देख सकते हैं हम अक्टूबर में। देखें, हो सकता है कि जब आप आते हैं लॉन्ग मार्च करके तो फिर होता तो धरना ही है, फिर ये तो नहीं होता कि आप आएँ और आकर ख़त्म करके घर चले जाएँ। ऐसा जब अली मीन गंडापुर ने किया था तो अली मीन गंडापुर को तो बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि आप आए और फिर चले क्यों गए। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबात फिर पूरे होने तक शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी यकीन दहानी के बगैर अगर जाएंगे तो फिर तो ना करें तो बेहतर है। फिर तो उल्टा क्रिटिसिज्म होगा कि फिर आए ही क्यों थे, जब कारकुनों को ले आए, लोगों ने इतनी मुश्किल उठा ली, यहाँ तक पहुँच गए, फिर आप घर को चले गए हैं, तो इसका फिर फ़ायदा क्या है। मेरा ख्याल है कि आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च साथ में धरना तो होगा। तो एक मुकाबला होगा गंडापुर के लॉन्ग मार्चों का और सोहेल अफरीदी के लॉन्ग मार्च का। आप कह सकते हैं, कंपैरिजन तो लोग करेंगे, एनालिसिस तो होगा। हाँ, जाहिर है कंपैरिजन तो लोग करेंगे। अगर अच्छा ना हो सका तो लोग कहेंगे देखें अली मीन गंडापुर तो फिर तुमसे बेहतर था। और अगर तगड़ा हुआ, क्योंकि मैंने एक दफ़ा सोहेल अफरीदी साहब जब आए थे तो पूछा था उनसे, मैंने उनसे कहा था कि अली मीन गंडापुर साहब ने क्या गलती की, तो उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर की गलती ये थी कि उन्हें जाना, वो चले गए, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। मैंने कहा गोलियाँ चल रही थी कि क्यों ना जाते, तो उन्होंने कहा कि फिर भी नहीं जाना चाहिए था, चाहे गोलियां चल रही थी। मैंने कहा आप होते तो क्या करते? उन्होंने कहा जी गोलियां चल रही होंगी मैं फिर भी बैठूंगा, मैं जब वहां पहुंच जाऊंगा तो गोलियां चल रही होंगी मैं फिर भी बैठूंगा। ये उस वक्त की बात है जब वो नए नए वज़ीर आला बने थे सोहेल अफरीदी साहब। उस वक्त उनसे 2-3 इंटरेक्शंस हुए थे यहाँ सहाफ़ियों के, उसमें मैंने सवाल किया था, तो उसमें उनकी राय ये थी कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, अगर मैं बैठूंगा तो फिर चाहे गोलियाँ चल रही हों कुछ भी हो, जान कुर्बान कर दूंगा, उठ के नहीं जाऊंगा। तो अब पता नहीं वो इस बात पर अभी भी अगर कायम हुए तो फिर तो अली मीन गंडापुर से स्ट्रैटेजी उनकी मुख्तलिफ होगी। तो फिर आपको ये लगता है कि इस बार जो वो कहते थे कि हम सर पर कफन बांध के आएंगे, तो इस बार सोहेल अफरीदी सर पे कफन बांध के आ रहे हैं? अगर उनके पुराने बयान को देखें, मैंने जैसे कि कहा कि मेरी उनसे हाल ही में कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अगर उनके पुराने बयानात को आप देखें जो पहले उन्होंने शुरू में दिए, तो उससे तो यही लगता है। और अगर वो इससे कुछ मुख्तलिफ करेंगे तो जाहिर है वो फिर नतीजा खेज नहीं रहेगा। सोहेल अफरीदी दबाव में भी हैं, आपको लगता है कि उनके ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज होने का दबाव है, उनके ऊपर नाहल होने का दबाव है, उनके ऊपर इनकॉम्पिटेंट होने का दबाव है, उनके ऊपर यह है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके, गंडापुर से उनका कंपैरिजन होता है तो कहते हैं नालायक निकला है, इस सारे क्रिटिसिज्म के दबाव में वो ये करने जा रहे हैं? सोहेल अफरीदी पर सबसे ज़्यादा दबाव इस बात का है कि कारकुनों ने उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की। इमरान खान ने उन्हें इसीलिए लगाया कि वो इस ज़मन में कोई किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। 2 चीज़ें थी मेरा ख्याल है जिसकी वजह से अली मीन गंडापुर को तब्दील किया गया। एक तो ये थी कि कारकुनों का बहुत दबाव आ गया था और उनकी हुकूमत का परसेप्शन ये बन गया था कि वहाँ पर करप्शन बहुत हो रही है और लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे, और लोग जो है वो उन्हें जूते दिखा रहे थे जलसों में, और उनके लिए जो है वो नामुनासिब नारे लगा रहे थे। तो जहाँ वो जाते थे उनको लोगों की नफ़रत का या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। तो इमरान खान साहब को लगा कि मेरा ही अगर वज़ीर आला गैर मकबूल हो गया है तो फिर तो तब्दील कर देना चाहिए। ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब के जहन में ये भी हो कि मेरी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सके अली मीन गंडापुर, तो शायद सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चला सकेंगे। और आते ही उन्होंने कहा भी था कि मैं तो चैंपियन हूँ स्ट्रीट मूवमेंट का, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर सके। जब वो कुछ नहीं कर सके तो कारकुनों का उनके ऊपर बहुत शदीद दबाव आया, और ये दबाव उनके ऊपर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। तो वो खामोश इसलिए थे कि एक सवाल जब हम उनसे पूछते थे कि सोहेल अफरीदी साहब आप क्यों नहीं एहतजाज के लिए निकलते, तो वो कहते थे कि देखो मैं अगर एहतजाज के लिए निकल जाता हूँ और कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जांबाक हो जाते हैं कुछ कारकुनान उनके, तो फिर इमरान खान मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि तुम्हें तो मैंने लॉन्ग मार्च का इख्तियार ही नहीं दिया था। ये इख्तियार तो या बैरिस्टर गौहर के पास था, पार्टी की लीडरशिप के पास था, या फिर महमूद अचकज़ई के पास था, तुमने ये फैसला क्यों किया? तो इस काफ़ी अरसा वो इस शशोपंज में रहे। लेकिन अब अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो ऐन मुमकिन है इसलिए किया हो कि अब बहुत वक्त गुजर गया और चूंकि महमूद अचकज़ई कुछ नहीं कर रहे और सारा दबाव हम पे है और फैमिली का भी है, वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि अलीमा खान भी हमसे यही, इमरान खान की फैमिली भी हमसे ये तकाजा कर रही थी, कारकुनान भी। यही वजह है कि उन्होंने फैसला करवाया तो पार्टी से ही है, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से ही उन्होंने ये फैसला करवाया है। और जब 5 तारीख को जलसा होगा तो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनके साथ खड़े होंगे।
यानी वो ये बताएंगे कि भाई ये पार्टी का फैसला है, ये सोहेल अफरीदी का अकेले का फैसला नहीं है, पार्टी ने फैसला किया और जवाबदेह भी फिर पार्टी ही होगी। अगर इसका ये नतीजा खेज रहता है और कोई नतीजा निकल आता है या नहीं निकलता, दोनों सूरतों। 26 नवंबर का एक इस्तगासा किया था पीटीआई ने अदालत में अपने कारकुनों की हलाकत का, उसमें बयान ही नहीं दिया जाके बैरिस्टर गौहर वगैरह ने, और वो इस्तगासा खारिज हो गया। तो वो परसू ही नहीं किया 26 नवंबर वाला केस पे पीटीआई ने। हाँ कारकुन क्या साथ देखें, ये बात पीटीआई पर क्रिटिसिज्म करने के लिए तो ठीक है, हमने भी की, लेकिन मुजम्मिल साहब आप पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनको जानते हैं और पाकिस्तान में एक ख़ास स्ट्रेटजी के साथ एक केसेस को चलाया जाता है। मसलन आपने अमजद परवेज़ साहब जब शहबाज शरीफ साहब का एक 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस लड़ा करते थे, तो वो उनकी भी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती थी कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो। और 1.5 साल में हमने देखा कि फ़र्द जुर्म आयद उन्होंने नहीं होने दी। कभी कोई वकील नहीं होता था, कभी शहबाज शरीफ खुद नहीं होते थे, कभी उन्हें पार्लियामेंट जाना होता था, कभी उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना होता था, दस्तयाब नहीं होते थे, कभी कोई हड़ताल हो जाती थी, कभी कोई मसला हो जाता था, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। अब उस वक्त के जज के पास भी ये गुंजाइश मौजूद थी कि वो कहते कि जी ठीक है, आज आप नहीं आए, चलो मैं तुम्हारा केस ही खारिज कर देता हूँ या तुम्हें सजाई सुना देता हूँ। तो आज यहाँ पर क्या हुआ है, जिस जज साहब ने ये केस खारिज किया है, उस जज साहब के पास ये पहली हेयरिंग थी। पहली हेयरिंग पे उन्होंने पिछले जो जजेस के पास समातें हुई थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने केस खारिज कर दिया। अब ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। असदुल्ला, आप लॉ पता नहीं समझते हैं या नहीं समझते, जो अगर जज नया भी हो तो फाइल की प्रोसीडिंग्स तो चल रही होती है। अगर एक पार्टी ने 17 बार एडजमेंट ली है तो नया जज आके उसको 18वीं एडजमेंट लिखेगा, पहली नहीं लिखेगा। हाँ आप बात ठीक है, लेकिन मौजूद है वो ठीक है, उसमें तो लिखी जाएगी ये 18वीं एडजमेंट बस सही है, लेकिन क्या मतलब वो नया जज आने से पिछली सारी एडजमेंट जीरो नहीं हो जाती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जब नवाज शरीफ का केस अपीलें चल रही थी और वो अब्सकॉन्डर हो गए थे, मुल्क से बाहर चले गए थे, तो क्या उनके लिए भी यही रखा गया था मयार और कहा गया था कि नहीं जी अब तो इनका केस जो है वो हमने फातमी तौर पर खारिज कर दिया और इनकी अपील यहाँ नहीं सुनी जाएगी और अब जाओ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा होगा चूंकि वो नहीं आ रहे, पिछली 13 समातों में नहीं आए तो चलें इनको भी। क्या इसहाक डार साहब के लिए भी यही था? तो हमारे यहाँ मसला ये है कि अदालतें किसी मयार के तहत छोड़ के पर्सनल स्पेसिफिक चीज़ें करती हैं। नहीं, उसमें दलील ये है कि हुकूमत रली हुई थी नवाज शरीफ और इसहाक डार के साथ, प्रोसिक्यूशन नहीं कर रही थी। हुकूमत के वकला जाकर ये नहीं कहते थे कि ये केस खारिज करें, वो एडजमेंट लेने देते थे, क्योंकि एक फिक्स मैच था और उसमें नवाज शरीफ इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग से मुल्क से बाहर गया था, इसहाक डार भी इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग से मुल्क से बाहर था, और इमरान खान चाहते थे कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रहे, उनके लिए ज्यादा आसानी है। वरना नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा सकता था अगर कैबिनेट की अप्रूवल ना होती, कैबिनेट ई-स्केल से नाम ना निकालती। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें तो सिर्फ इतना किया ना कि जो कैबिनेट ने कहा कि वो बॉन्ड पूरे पैसों का दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैबिनेट का फैसला। लेकिन मुजम्मिल साहब मुझे एक बात बताएं ना, चलें आप बिल्कुल सही है, मुझे ये तो इमरान खान की मर्जी से नवाज आपने देखें अगर शहबाज शरीफ पे भी फर्द जुर्म नहीं लगी तो उसमें भी जो शहजाद अकबर की कनायमत शामिल थी जो नैब को देख रहे थे। हाँ नहीं, लेकिन मैं उस केस को कवर करता रहा हूँ लाहौर में, अदालतों में जाके मैं हर समात पे जाता था, मैं उसमें देखता था कि बहरहाल अमजद परवेज़ साहब या दीगर वकला जो उनके होते थे, मिसाल के तौर पर नैब में शहबाज शरीफ की फैमिली का केस था 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से अलग, उसमें एक गवाह को रिकॉर्ड करने के लिए 10 समातें होती थी, तो एक गवाह जाके रिकॉर्ड होता था। अमजद परवेज़ साहब कहते थे कि जी आज मैं बीमार हूँ, मेरा एसोसिएट आया, एसोसिएट कहता था कि जी जब अमजद परवेज़ साहब आएंगे तो गवाह रिकॉर्ड होगा। जज साहब कहते थे, एजाज एहसन साहब जज होते थे, वो कहते थे कि भाई गवाही तो रिकॉर्ड करना है, एसोसिएट रिकॉर्ड कर ले। शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पे आ जाते थे, वो कहते थे कि नहीं, मेरा जो वकील है वो है अमजद परवेज़ और मेरा वकील जो है वो जब तक नहीं होगा गवाह रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, जब बड़ी मुश्किल से कई महीनों के बाद 10 गवाह रिकॉर्ड हो गए तो फिर एक एब्सकॉन्डर को इन्होंने किसी वकील के जरिए से उसका नुमाइंदा बनाकर पेश कर दिया अदालत में, अदालत ने उसको कबूल कर लिया और हुआ ये कि फिर वो सारे 10 गवाह दोबारा से रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। तो ये हम पाकिस्तानी अदालतों में हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन अब आप एक और कल्चर देखें ना, जो इस तरह के फैसले जो जज देते हैं, जो अब ये फैसला आया है, उनको फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है, लाहौर हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है। तो क्या आपने बहुत सारे लोअर जुडिशरी के जजेस के लिए एक रास्ता नहीं खोल रहे हैं या उनको एक अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं कि भाई ऐसे फैसले करोगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज लगोगे? अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जो जज लगे हैं उन्होंने इसी नौयत के फैसले पहले दिए हैं ना, कि जिसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इमरान खान के दौर में भी वही जज लगता था जो जिसके पास फैज की पर्ची होती थी।
दूसरा कोई जज लग सकता था जिसके पास फैज की ये जो खतों की, अब देखे ना, हाई कोर्ट के जज के पास तौहीन अदालत की वही ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है। ये बात आप मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं है। मतलब जो सजा तौहीन अदालत में हाई कोर्ट का जज दे सकता है वही सुप्रीम कोर्ट का जज दे सकता है। ये खत तो आप तब लिखते हैं ना जब उसे आप पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहते हैं, वरना आपके केस में किसी ने मुदाखलत की, आप सुबह बुला के सजा दे दें, तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। पर चूंकि आपने एक सियासी जमात की पॉलिटिकल कवरेज करनी थी, खातों की सियासत करनी थी, तो आपने खत लिखना शुरू कर दिए। वो जो अदलिया में सियासत है या फैज के जजेस हैं, उन्होंने भी जो पोल्यूशन पैदा किया है अदलिया का, आप आज उसका रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। देखें, मुझे आप अगर हम कंपेयर करें ना उस वक्त की जुडिशरी को, उस वक्त के जजेस को आज के जजेस के साथ या आज के जजेस के तरीक़ेकार के साथ, तो किसी सूरत उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर उस वक्त जो आमदन से ज़्यादा असासों के केस लग रहे थे, जो ख्वाजा आसिफ साहब का केस था या जो आमदन से ज़्यादा असासों में राना सनाउल्लाह साहब का केस था, ये जस्टिस आलिया नीलम साहब की डीबी में लगा करते थे। आज जो सरफराज डोगर साहब हैं, इनके साथ और वो एक और जज होते थे, उनकी डीबी में लगा करता था। यानी वो जजेस सारे के सारे जो PMLN प्रो PMLN जजेस तस्वुर किए जाते थे या समझा जाता था कि ये फेवर देते हैं, उन जजेस के पास इन सबके केसेस लगा करते थे। किसको सजा हुई? आपने देखा किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। सारे जजेस तो लाहौर हाईकोर्ट, तो देखे ना, लाहौर हाईकोर्ट तो उस वक्त भी उन्हीं जजेस से भरी हुई थी जिनको फिर हमने बाद में देखा कि नवाजा गया और सारे फैसले उस जमाने में। ये क्यों नहीं समझते कि वो केसेस इतने झूठे और फ्रिवलेस थे कि उन पर सजाएं हो ही नहीं सकती थी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ख्वाजा आसिफ का केस, ख्वाजा आसिफ से शहजाद अकबर ने तमाम झूठे केसेस बनाए जिनमें से एक पर भी सजा नहीं हुई। जी नहीं, और इमरान खान के करप्शन को नाकाम को सारा नाकाम। जी नहीं सर, मैं माजरत के साथ आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। ख्वाजा आसिफ साहब का आमदन से जायद असासों का केस इतना ताकतवर केस था। मैं सारी समातों में उनके लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की डीबी हुआ करती थी, साथ में एक और जज थे, जैन से मेरा नाम निकल रहा है, बड़े शहबाज रिजवी साहब, तो वो जज हुआ करते थे, वो सुनते थे। अच्छा, अब ये जो उसमें पूरी तरह से फैसल बुखारी साहब होते थे नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने आउट क्लास कर दिया था। उन्होंने इस केस को बेनकाब कर दिया था। हम समझ रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब तो गए कि उनके वकील जो हैं उन्होंने कोई चीज साबित नहीं कर सके कि भाई ये कहां से पैसे आए, कहां से आमदन हुई, ये दुबई में आपका क्या कारोबार था, लेकिन फिर फैसला उनके हक में आ गया। इसी तरह से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में एक बैंक अकाउंट मौजूद है, एक चीज मौजूद है, वो जो उनके मुलाजमीन 16 मुलाजमीन के 28 अकाउंट थे, उसका एक बैंक अकाउंट, एक तफसील, पूरी मोटी किताब है, वो सारा कुछ मौजूद है, लेकिन सजा नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिवलेस केस थे। आपके ख्याल में जो अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, सर देखिए ना, अभी राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2.5-3 हज़ार अरब रुपया पीपल्स पार्टी ने दुबई भेज दिया। अब या तो राना सनाउल्लाह पे पीका लगाएं या पीपल्स पार्टी को पकड़ें। ये क्या बात हुई? आपने इस तरह की पगड़ी उछाल दी। PTI को चाहिए इसके ऊपर केस करें, लेकिन आप जरा PTI को चाहिए, राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं चाहिए? महमूद खान अचकज़ई साहब इस लॉन्ग मार्च के हक में हैं। महमूद अचकज़ई साहब इस पर खामोश हैं। मेरे तक उनकी कोई राय नहीं पहुंची। मेरा ख्याल है कि अगर वो इसके हामी होते तो खुद इनिशिएटिव ले चुके होते। मुझे नहीं पता, क्योंकि 8 फरवरी को आखिरी मरतबा जब उनकी ज़ेर निगरानी एहतजाज हुआ था तो उसमें तो उन्होंने इसको बहुत लो प्रोफाइल कर दिया था। महमूद अचकज़ई साहब ने कहा था खबरदार कोई सड़क बंद नहीं होनी चाहिए, खबरदार कोई रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, देखो मैं बातचीत कर रहा हूँ, फिर बातचीत ख़राब हो जाएगी, फिर मेरे ज़िम्मे ना डालना। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने कुछ भी निकाल के नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि PTI की क़यादत महमूद अचकज़ई साहब से इस वक्त बहुत नाराज़ है, नाखुश है, और इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला करने का इख्तियार अपने हाथ में लिया है। लेकिन उनका अभी तक कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, जो कि मैं भी कोशिश करूँगा वैसे कि आज उनकी टीम से कुछ रब्ता करूँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि महमूद अचकज़ई को हटाने का फैसला भी हो सकता है। वो तो देखिए खान साहब ने करना है फैसला, वो और कोई कर नहीं सकता। हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात हो तो उन्हें बताया जाए ये सारी सूरत हाल और खान साहब उसका फैसला करें। लेकिन खान साहब अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे, किसी ऐसे बंदे को लगाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जैसे पहले ये अपॉइंटमेंट आप जानते हैं कि कई महीनों की ताख़ीर के बाद हुई, और हमारी इत्तला के मुताबिक फिर उसमें नवाज शरीफ साहब ने मुदाखलत की और कहा कि महमूद अचकज़ई साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं और इनके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो इन्हें लगा दें। तो फिर उनको लगा दिया गया। तो अब अगर कोई ऐसा आदमी आ जाता है
जो कि सोहेल अफरीदी कैटेगरी का आदमी होता है, अपोजिशन लीडर यहाँ पर आ जाता है, तो उसको फिर लगाया ही नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि नहीं, खान साहब अभी शायद फिलहाल इसको चेंज ना करना चाहें। नहीं, वो उसमें तो आप देखें ना, वो उमर अयूब साहब की रिट पिटीशन रुकावट थी ना पेशावर हाई कोर्ट। हाँ जी, तो इस तरह के बहाने, वो जिस दिन विड्रॉ की अगले दिन ऑर्डर हो। हाँ वो इस तरह के बहाने तो आप कोई साहब ने मतलब वो उमर अयूब साहब किसी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं लगने देना चाहते थे, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। जिस दिन वो विड्रॉ हुई लाकर दी, अगले दिन ऑर्डर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, वाह वाह वाह, जुडिशरी के लिए तालियां तो बनती हैं यहाँ पर। तो जब उन्होंने रिट पिटीशन डाली हुई थी कि मेरा जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, मुझे डी सीट ना किया जाए, वहां पर तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन जो है वो उन्हें डी सीट करार देकर और इलेक्शन करवा दिए, तो वहां रुकावट नहीं बन रहा था। बाकी जो जितने हल्के, वहां स्टे नहीं था, यहाँ स्टे था। तो यहाँ स्टे दिया नहीं गया ना, तो यहाँ मांगा गया तो स्टे दिया नहीं गया। ये तो आपको अब किसी अदालत से नहीं दिया गया। लाहौर में भी देखें, नहीं पंजाब में भी देखें, जो लोग डी सीट हुए, जिनको नाअहल करार दिया गया, उस पर बहुत सारे माहिरीन की राय थी कि भाई अभी इनको मौका दिया जाए कि ये जाकर अपना मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ सकें। तो हाई कोर्ट में वो गए, तो दरखास्तें उनकी गई, तो उनको अदालतों ने एंटरटेन ही नहीं किया और उनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करके वहां पर ज़िमनी इंतखाबात करा दिए। अब उसूली तौर पर आप मेरी बात सुने ना, उनको इसलिए एंटरटेन नहीं किया कि वो खुद गिरफ्तारी नहीं दी। हाँ, तो वो पहले गिरफ्तारी देते और फिर गिरफ्तारी नहीं दी। हाँ, मेरी बात समझे, शिबली फराद ने गिरफ्तारी नहीं दी। देखें, जब आपको सजा होती है, आपको अपील करने के लिए पहले सरेंडर करना पड़ता है। आप अगर सरेंडर ना करें तो आपका अपील का राइट नहीं होता। इन सब ने सरेंडर ही नहीं किया, तो इनका अपील का राइट क्या होना था? तो नवाज शरीफ, आपको पता है, जब सजा हुई थी तो सरेंडर करने के लिए आ गए थे और उन्होंने सरेंडर करके अपनी अपील दायर की थी। फिर उसके बाद कई माह जेल में रहने के बाद उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली थी। नहीं, आप देखें, वो जो होने के बाद सरेंडर करना जरूरी है। हाँ, सरेंडर करना जरूरी है ताकि उनको गिरफ्तार करें और फिर 10 साल के लिए जेल में डाल दें और फिर वो उनके केस ही ना लगे अदालतों में। नहीं तो कानून तो ये भी कहता है ना कि सजा मुअत्तली की, देखें ना मुज़म्मिल साहब, कानून तो ये भी कहता है ना कि सजा मुअत्तली की दरखास्त तो सुनी जाए। यहाँ तो सजा मुअत्तली की दरखास्तें ही नहीं सुनी जाती हाई कोर्ट में। सजा मुअत्तली की दरखास्त भी सरेंडर करने के बाद ही सुनी। अच्छा, तो मुझे बताइए, फिर नवाज शरीफ साहब जब एब्सकॉन्डर हो गए तो उन्होंने तो आके सरेंडर नहीं किया था, तो उनको तो राहदारी जमानत मिल गई थी, वो तो सीधा ड्राइवेंट चले गए थे। आप मेरी एक बात सुने, वो एक जमानत पर पाकिस्तान से बाहर गए। इमरान खान और उनकी टीम का कसूर ये है कि उन्होंने कैंसलेशन ऑफ बेल मूव नहीं की। आप मुझे एक दरखास्त बता दें जो इमरान खान के अटॉर्नी जनरल ने या नैब के प्रोसिक्यूटर ने कैंसलेशन ऑफ बेल की दायर की और अदालत ने कैंसिल ना की हो बेल, क्योंकि आप रले हुए थे इमरान खान और बाजवा और आपने मिलकर नवाज शरीफ को निकाला था कि इसको यहाँ से निकालें, तो आपने कैंसलेशन ऑफ बेल मूव ही नहीं। तो चलें, अगर आपका आर्गूमेंट भी मान लिया जाए, सो मोटिव लेके कैंसिल कर देती बेल। नहीं है, बेल लेके पाकिस्तान से बाहर गया, वो एब्सकॉन्डर नहीं था। ये मुझे एक वैसे दिल पे हाथ रखे मुज़म्मिल साहब, ये बताएं कि अदालतें क्या सारी इसी तरह से काम कर रही हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं, यानी फ्री एंड फेयर हैं और कानून के मुताबिक काम कर रही हैं, और जहां पर कानून के मुताबिक काम कर रही हैं और कानून बदलने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं, कानून जो है, जो देखिए ना, जो एग्जिस्टिंग कानून है, क्या अदालतें उसके मुताबिक चल रही हैं? एक शख्स जो है उसकी सजा मुअत्तली की दरखास्त नहीं लगती 1.5 साल तक, वो सुनी नहीं जाती। नवाज शरीफ की भी नहीं लगी, तो नहीं लगी थी तो गलत हुआ होगा। आते ही अपनी दरखास्त दायर की, अपील। सर देखें, आपको भी पता है सर, देखें मुज़म्मिल साहब, जेल भेज दिया। बात यह है तो बाद में बेल उनकी हुई कि मौसम बदलता है, मुअत्तल हो जाती, वो भी अगले दिन बाहर आ जाती। मुज़म्मिल साहब देखें ना, आप बोले ना मैं बोला हूं, मौसम बदलता है, माहौल बदलता है, तो अदालतों में सब कुछ साजगार हो जाता है। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी होती है तो वो वज़ीर आज़म लग जाते हैं। मौसम बदलता है और नहीं बदलता तो शहबाज शरीफ 10 साल तक जेल में रहेंगे। असदुल्लाह, फर्द जुर्म इज नो सजा, जुर्म कोई सजा नहीं है, बेशक ना हो। फर्द जुर्म के बाद गवाहियां होनी है, फर्द जुर्म के बाद बहस होनी है, तो नहीं हुई ना फर्द जुर्म, केस तो खत्म हो गया ना। फर्द जुर्म इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रायल। मैं वही कह रहा हूं ना, जब मौसम बदला तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ का ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ था। हाँ, ट्रायल नहीं शुरू हुआ था और शुरू नहीं होने दिया गया था। ट्रायल के उसे 16 महीने कैद रखा। कहाँ कैद रखा जी, क्या बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब 16 महीने उसको बगैर ट्रायल के कैद रखा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, फर्द जुर्म भी नहीं लगी और आज शहबाज शरीफ जिसमें कैद थे उसमें उनका जो है वो ट्रायल हो रहा था नैब कोर्ट में। ये मैं 116 अरब रुपए की मनी, वो जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। उसमें केस था,
सर वो फ्रिवलेस केस अगर हो ना, मैंने उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, या अब ये वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10 बुकें नहीं पनामा में नवाज शरीफ के खिलाफ थी और उसके बाद निकला कामा था। ये मैंने बड़ी फाइलें पढ़ी हैं, ये सब झूठ पे बनी होती हैं। तो फिर इमरान खान के केसेस ठीक हैं? इनमें कुछ नहीं होता। इमरान खान के केसेस ठीक हैं? इमरान खान के केसेस ठीक है। नवाज शरीफ साहब, वाह 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 सर, मैं आपके लिए तालियां बजा दूं अगर आप इजाजत दें तो, कि नवाज शरीफ के केसेस गलत थे, शहबाज शरीफ के भी गलत थे, इमरान खान के केसेस ठीक है। सुभान अल्लाह। फर्क समझे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के केसेस में स्टेट मनी की चोरी का एक केस नहीं है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से कोई चोरी की है। आप बात समझे, वो कारोबारी नौयत के केसेस हैं उनके, कोई चीनी के कारोबार के हैं, कोई कुछ हैं। इमरान खान पर कौमी खजाने के चोरी के केसेस हैं। ये फर्क आप नहीं समझते। 190 मिलियन पाउंड भी कौमी खजाने की चोरी का केस है। तोशा खाना से घड़ियां लेने का केस भी कौमी खजाने की चोरी का केस। और कारें लेने का केस कौन सा है? पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस तो है। नवाज शरीफ पर एक केस था तोशा खाना से गाड़ी लेने का। सर मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ पर एक केस था तोशा खाना से गाड़ी लेने का। शहबाज शरीफ और हमजा पर एक केस था कि उन्होंने सरकारी खजाने से अपनी शुगर मिल के लिए वो तामीर करवाई, सड़क तामीर करवाई। तो अब ये क्या सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं था? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तामीर तो बनी गाला की सड़क भी कराई गई। मैं आपको बताऊं, सड़क तामीर कराना कोई जुर्म नहीं है। अब आप गाड़ी वाला मामला छोड़िए। नवाज शरीफ को वो गाड़ी कब मिली आपको पता है? यूसुफ रजा गिलानी के दौर में। नहीं, नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम वो गाड़ी कब मिली नहीं पता ना। फैक्ट मैं बताएं। जब पाकिस्तान ने 98 में एटमी धमाके किए तो सऊदी किंग ने वो गाड़ी पाकिस्तान के वजीर आजम को एटमी धमाकों की खुशी में गिफ्ट की। अच्छा, बुलेट प्रूफ। ठीक है। 99 में कू हो गया, वो गाड़ी पाकिस्तान के तोशा खाना में ही थी और परवेज मुशर्रफ साहब बतौर आर्मी वो मुल्क के सरबराह वो गाड़ी इस्तेमाल करते रहे। ठीक है। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम आ गए। ठीक है। उस गाड़ी ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, वो इट्टा से खुलो गई, एज पूरी हो गई। उस पर एक एक्सीडेंट भी हो गया वो परवेज मुशर्रफ वाला। अब उसको ऑक्शन करना था तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ये 12 साल पुरानी गाड़ी है, हम ऑक्शन करने लगे हैं, आपको मिली थी, आपने लेनी है तो ले लें। कोई नई गाड़ी नहीं नवाज शरीफ ले गया। तो मरियम नवाज साहबा के लिए क्या, मरियम नवाज साहबा की गाड़ी के बारे में आपके पास क्या कहानी है? मैं आपको बड़ी सिंपल बात, मरियम नवाज तो कोई ओहदेदार ही नहीं रही। तो फिर गाड़ी उन्होंने कैसे ले ली तोशा खाना से? पर्सनली किसी ने उनको गिफ्ट किया। वो तोशा खाना में वो ओहदा जी जो सरकारी आप वजीर हो तो तोशा खाना में गया था ना जी। मरियम नवाज ने तो तोशा खाना से लिया ना जी। ये जैसे तुम्हें पहली गाड़ी का नहीं पता, और तुमने सिर्फ इमरान खान के प्रोपेगंडे की तकरीरें सुनी है। नहीं ऐसी गाड़ी वाले भी प्रोपेगंडे की तकरीरें सुनी है। केस बना था नहीं, मुझे बताएं। फिर वो बड़े जाहिल किस्म का नैब है आपका, जिसने केस बनाया था नवाज शरीफ के ऊपर, वो तो बड़ा जाहिल किस्म का नैब है, बहुत जाहिल। तो और आज भी वही नैब है, आपको पता है, ये आज भी वही नैब है। वो शहजाद अकबर था। ये जहालत सारी जो इमरान खान तो कभी सैफुर रहमान होता है। तरफ से आप एक लॉर्ड स्पर्ट लाए थे जो इतने जाहिलाना केस बना के गया कि सारे बरी हो गए। ये आपकी इमरान खान की जो थी ना एहतसाब की टीम, वो सारी इतनी। तो मरियम का तो बताया ना जी, मरियम की गाड़ी तोशा खाना गई, तोशा खाना से उन्होंने गाड़ी कैसे ले ली? इसका जवाब तो ये नहीं मुजम्मिल साहब, कमाल की बात है कि इसका जवाब मरियम नवाज के पास नहीं है, आपके पास है। इसका जवाब नवाज शरीफ के पास नहीं है, आपके पास है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो फैमिली कार थी। लेकिन टेक्निकल बात चले आ जाए, अब आपको ये लगता है कि अक्टूबर में कोई खून खराबा हो जाएगा? अल्लाह ना करे खून खराबा हो। क्यों खून? ये तो रियासत ने इस बात को इंश्योर करना है ना कि कोई अगर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए आ रहा है तो उसको करने दिया जाए। रियासत इजाजत नहीं देती तो एहतजाज आज तक पाकिस्तान में इजाजत लेकर होते हैं? कौन सा एहतजाज इजाजत लेकर होता है? रियासत कभी इजाजत देती है कि आप एहतजाज करें? और अगर रियासत इजाजत ना दे तो क्या एहतजाज नहीं करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज? क्या नवाज शरीफ साहब ने जजेस की बहाली के लिए जो लॉन्ग मार्च किया था वो यूसुफ रजा गिलानी से इजाजत लेकर किया था? क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें इजाजत दिया था कि आप लॉन्ग मार्च करें, जिसमें मॉल रोड पे आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी? वापस चले गए थे तो वो गुजरांवाला तक जो गए थे वो इजाजत लेकर गए थे। लेकिन उन्होंने देखें उसमें एक कमला नहीं टूटा था। आपका तो 26 नवंबर सर मॉल रोड मैदान जंग बना हुआ था, कैसी बात कर रहे हैं? पथराव हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, कंटेनर्स लगाए गए थे। बंदूकें लेकर चलते हैं ना केपी से, पंखे, बंदूकें, करीने। तो वो इसलिए लेकर चलते हैं ना कि
आप तो एक फौज लेकर चलते हैं कि हमने शिकस्त देनी है, आप पुरअमन थोड़ी चलते हैं। अगर रास्ते बंद, आगे तो अगर रास्ते देखें, अगर रास्ता बंद नहीं होगा तो कौन क्रेने लेकर आएगा? क्यों नहीं, क्रेने तो लेकर बंद आएगा? भी हो तो रियासत के बंदिश का एहतराम होना चाहिए। तो रियासत पर जिम्मेदारी नहीं है कि वो अगर रियासत कि अपने ने शहरियों, बंद की है उसका एहतराम होना देखे ना चाहिए। मुजामिल साहब, फिर अगर आप रियासत, रियासत से टकराएंगे तो कानून से टकराएंगे। तो फिर रियासत कानून से टकराने का मतलब, तो रियासत से अगर टकराने का रियासत मतलब आपको कहे कि आप गोली चलाना तो हरगिज नहीं हो सकता ना, मगर गोली चलाना तो हरगिज रियासत- मतलब नहीं हो सकता ना। नहीं, पर कानून तोड़ना भी हरगिज मकसद नहीं हो सकता। नहीं, कानून अगर तोड़ा है किसी ने, आप गिरफ्तार करें, गिरफ्तार नहीं, करें, तो जेलों में डालें, जो कि आप पहले भी करते अगर हैं। आपके पास भी बंदूक है तो रियासत क्या करे? नहीं, अब आप ये तो अगर आप आप भी बंदूक लेके आए हुए हैं तो फिर रियासत अब क्या ये करे? तो चलें, आप इल्जाम लगाने के लिए तो लगा देना कि बंदूकें लेकर आए हैं। मेरा तो मौकिफ ये है कि वो बंदूकें अगर लेकर नहीं आप आते। AP की पुलिस साथ लाकर इस्लामाबाद की पुलिस से लड़ाएं, हाँ, ऐसा अगर तो नहीं। आप वहां से अपने ये तो बंदूकों फैक्ट्स वाले को, साथ ये लेकर तो आएं, मुजम्मिल साहब आप फैक्ट्स को तो फिर जवाब में क्या करें? ये तो आप डिस्टॉर्ट करें, ये तो आप नून लीग का बयानिया बढ़ा रहे हैं ना आगे, ये तो आप नून लीग का प्रोपेगेंडा रियासत का कर, बयानिया बढ़ा ये तो रहा हूं, देखे मैं ना, रियासत का बयानिया। आप तो एज ए जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट होना चाहिए ना, आप तो नून लीग के बयानियों को सुनी सुनाई बातों को आगे कर रहे हैं ना। आपने किसी के हाथ में बंदूक नहीं देखी, आपने अतात आरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपने अतात आरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वही प्रोपेगेंडा आगे कर रहे हैं। आपने किसी के हाथ में बंदूक नहीं देखी, आपको फैक्ट्स का पता ही नहीं है। मैंने बंदूक देखी। कहां देखी, किसके हाथ में देखी, कौन है, किस पर मुकदमा बना है कि इसके हाथ में बंदूक थी? किस पर मुकदमा बना है कि ये फलां शहरी है, इसका नाम इमरान अहमद है या इसका नाम मोहम्मद सलीम है, इसके हाथ में बंदूक है, ये देखें जी बंदूक। कई कन्विक्ट भी हुए हैं, कई चलें, अब आप ये तो, अब आप मुझे नाम बता देते तो ज्यादा अच्छा होता, मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है। नहीं, कईयों को सजाएं भी हुई हैं। अगर किसी के हाथ में बंदूक होती ना जी, तो फिर वो गोली चलती भी और उसमें पुलिस वाले मारे भी जाते। कोई पुलिस वाला बंदूक से नहीं मारा गया, गोली लगने से नहीं मारा गया, तो फिर कैसी बंदूक थी जो चलती नहीं थी? कैसे मारे गए? कौन से पुलिस वाले मारे गए हैं? वो एक एक्सीडेंट से मारे गए, जो बाद में पता चला कि एक तेज रफ्तार गाड़ी वाला जा रहा था, उससे मारे गए, और उसका एहतजाज से, गाड़ी आपकी भी वो तेज रफ्तार गाड़ी। ओहो, वो तो बाद में साबित हो गया था ना कि उसका एहतजाज धरने से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो तो एक और किसी बड़ी शख्सियत का बच्चा था और वो वहां से भाग रहा था और उसके से कुचले गए, उसका एहतजाज धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो आपने 2 दिन तक प्रोपेगेंडा चलाया, वो प्रोपेगेंडा फिर खुद ही नाकाम हो गया। तो किसी ने, तो आपने भी 400 लाशों का चलाया जो नहीं, वो तो जिसने कहा उसने गलत कहा। नहीं, वो गलत था, दोनों तरफ से वो गलत था। आप भी तो 400 से नीचे नहीं आ रहे। वो जिसने किया वो गलत किया। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।